हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली एजुकेशनल। डेट है आज की 16 अगस्त और हम डिस्कस करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो जो एड्रेस किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा इंडिपेंडेंस डे के दिन, तो उसमें किन किन इश्यूज़ पर बात की गई थी। तो उन्होंने कुछ की इश्यूज़ को हाईलाइट किया, जैसे कि विमेंस पावर, फिर नेपोटिज्म और करप्शन के बारे में बात की है। जो आगे आने वाले जो 25 साल हैं, जब हमारा 100th इंडिपेंडेंस डे होगा, तो उस पे क्या क्या टारगेट रखना है इसके बारे में भी इसमें बात की गई थी। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। तो करप्शन और नेपोटिज्म को एक की चैलेंज की तरह मानते हुए अगले 25 साल में इससे टैकल करने की बात कही गई थी। इसके पहले कि ये थ्रेट जो है वो हमारे हाथ से निकल जाए या फिर हमारे कंट्रोल में ना रहे, उससे पहले इनको टैकल करना जरूरी है। फिर सबको रिजोल्यूशन लेने की ज़रूरत है कि जो वुमेन को है वो रेस्पेक्टिवली ट्रीट करेंगे। फिर पीएम ने ये भी कहा है कि आजकल वो सुन रहे हैं कि जो वुमेन के खिलाफ जो शब्द यूज़ होते हैं वो बहुत ही डेरोगेटरी है या फिर बहुत ही निंदाजनक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो कैजुअली यूज़ करते हैं और वो इंसल्टिंग होते हैं वुमेन्स को लेके। फिर यहाँ पर भी सेम बात कही गई है। नेपोटिज्म और जो डायनेस्टी सिस्टम है यानी कि परिवारवाद और भाई भतीजावाद, इसके बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे जो इश्यूज जिनको एड्रेस करना है उनके लिए फिर भारत को सेल्फ रिलायंस बनाना है। फिर इनोवेशन की ज़रूरत है, शुद्धिकरण की ज़रूरत है। किस चीज़ों की? पॉलिटिक्स और इंस्टीट्यूशन फ्रॉम फैमिली मेंटालिटी, यानी कि नेपोटिज्म से उसको दूर रखने की ज़रूरत है। तो पीएम मोदी ने स्पीच में ये भी कहा है कि हम ऑलरेडी एनर्जी के सेक्टर में सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं, तो हमें कुछ और चीज़ें अपने जो स्लोगन है उसमें ऐड करनी चाहिए। जैसे जो लाल बहादुर शास्त्री थे हमारे पूरा जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा था कि जय जवान जय किसान, उन्होंने इसका नारा दिया था। फिर जो अटल बिहारी वाजपेयी थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने जय विज्ञान का नारा दिया था। तो कल की स्पीच में पीएम मोदी ने उसको ऐड करते हुए जय अनुसंधान का भी नारा दे दिया है। तो उसमें जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, तो ये इसमें बात कही गई है। फिर जो पंच प्रण की बात की गई थी, तो उसमें जो 2047 इंडिया का 100th इंडिपेंडेंस डे होगा, तो उसमें क्या अगले 25 सालों में क्या करने की ज़रूरत है और 2047 में क्या अचीव करने की ज़रूरत है। तो इसमें ये लिखा गया है कि एक डेवलप्ड इंडिया की तरफ हमें देखने की ज़रूरत है अगले 25 सालों में, ताकि 2047 तक इंडिया डेवलप हो जाए। फिर जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसको भी हटाने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, हमें दूसरों से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये कंट्री ने हमें अच्छा कहा, ये कंट्री ने हमें बुरा कहा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे माइंडसेट जो है कॉलोनियल के, दूसरे से हम सर्टिफिकेट लेके हमारे में कंट्री में जो प्रोग्रेस है वो सही है कि नहीं। फिर जो अपने रूट्स हैं उसमें प्राइड लेने की बात है, जैसे कि जो गवर्नमेंट है जब से पावर में आई तब से योगा टू आयुर्वेदा की बात कर रही है। जैसे जो हमारे प्रिमिटिव जो कल्चर है उसको रिवाइव करने की बात की जा रही है। फिर यूनिटी की बात की गई है, जिसमें जेंडर इक्वलिटी को की पैरामीटर रखा गया है कि मेन और वुमेन्स के राइट्स इक्वल होने चाहिए और उनको सेम प्लेटफॉर्म पर इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। फिर यहाँ पे लास्ट में ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की गई है। तो यहाँ पर जब 2047 में हमें अपने जो इंडिया को एक बेहतर इंडिया में डेवलप्ड नेशन देखना है, तो उसमें ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात की गई है। तो हम अगर ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या प्रोविज़न है। फिर ड्यूटीज़ में ये कहा गया है कि जो पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया, जिसमें आर्टिकल 51A है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिफाइन करता है। तो इसमें ये कहा गया है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? तो 51 क्लॉज ए, सब क्लॉज 51A क्लॉज ए में ये दिया गया है कि जो जो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अबाइड करना है, उसके आइडियल्स को रेस्पेक्ट करना है,
इंस्टीट्यूशंस को रेस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना है। फिर जो भी नोबल आइडियाज़ हैं हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के द्वारा इंस्पायर की गई थी, तो उसे भी फॉलो करना है। फिर यहाँ पे ये कहा गया है कि जो कंट्री की सॉवेरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करना है और अपहोल्ड करना है। फिर यहाँ पे कहा गया है डी में कि जो कंट्री को अगर किसी एक्सटर्नल थ्रेट से खतरा है, अगर एक्सटर्नल थ्रेट है कंट्री को, तो वहाँ पे कंट्री को डिफेंड करना भी सिटीजन्स का राइट सो ड्यूटी है। फिर अगर हम बात करते हैं ई की, तो इसमें हारमोनी को प्रमोट करने की बात कही गई है, कॉमन ब्रदरहुड की को प्रमोट करने की बात की गई है। फिर इसमें ये कहा गया है कि जो भी रिलीजन्स हैं, लिंग्विस्टिक और रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ है, उससे ऊपर उठ के ये सब करने की प्रैक्टिस, ये करने की बात कही गई है। फिर जो स्पीच दिया गया था उसमें ये भी कहा गया था जो वुमेन है उनको, उसके साथ जो डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर से डायरेक्ट जो 51 ए सब क्लॉज 51 ए क्लॉज ई है, तो इसमें डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं कि जो 51 ए सब क्लॉज ई में यहाँ पे दिया गया है कि ये कहता है कि जो सिटीजन्स है उनको डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने की ज़रूरत है या फिर अनाउंस करने की जरूरत है जो वुमेन के खिलाफ है। तो स्पीच से डायरेक्टली ये लिंक किया जा सकता है। फिर अगर हम बात करें तो इंडिया के रिच हेरिटेज जो है उसको बचा के रखना है, प्रिजर्व करना है और उसकी वैल्यू भी करनी है। फिर नेचुरल इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है, लाइक फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ। फिर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म डेवलप करना है। फिर यहाँ पे लिखा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है और वायलेंस को जितना हो सके अवॉइड करना है। फिर एक्सीलेंस की तरफ हमें बढ़ते रहना है, इंडिविजुअल का और कलेक्टिव एक्टिविटी के साथ भी। फिर नेशन जो है कॉन्स्टेंटली हायर लेवल पर जा सके। तो ये जो था, ये 46 जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976, उसके द्वारा इसको लाया गया था, जो A to J है। फिर जो के पार्ट है 51A का, उसको 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लाया गया था। तो इसमें ये कहा गया था कि कोई भी अगर पेरेंट है या गार्जियन है तो उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है उसके बच्चे को, या फिर कोई गार्जियन है जिसका भी बच्चा हो, जिसका वो गार्जियन है, तो एज 6 to 14 ईयर, तो एजुकेशन का जो प्रावधान कर दिया गया कि ये ड्यूटी है पेरेंट की या गार्जियन की कि जो भी बच्चा है उसको 6 से 14 साल में शिक्षा प्रोवाइड करना नेसेसरी है। तो ये केक को ऐड किया गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कहाँ से लाई गई थी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से लाया गया है। फिर यहाँ पे वही दिया है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। फिर रिकमेंडेशन किसकी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की। फिर 10 थे नंबर इनिशियली, फिर उसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा किया गया, जिसमें अब टोटल 11 ड्यूटीज हो गई हैं 50 आर्टिकल 51A में। तो पार्ट 4A में सिर्फ एक ही आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 51A है। फिर फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या बताती हैं, तो एक रिमाइंडर की तरह सर्व करते हैं सिटीजन्स को कि आप फंडामेंटल राइट्स तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन आपकी भी कुछ ड्यूटी है कंट्रीज़ के प्रति, तो कंट्री के प्रति, तो आप उसको जो फुलफिल करिए। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो जस्टिसिएबल इन नेचर होते हैं, लेकिन जो ड्यूटीज़ हैं वो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर होते हैं। तो ये इसमें कहा गया है। तो इस न्यूज़ में सिर्फ इतना ही था। फिर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो हायरिंग है, कल के पेपर में दिया था कि प्राइवेट सेक्टर में जो हायरिंग है 3 लाख जॉब उसमें हायर की गई लास्ट ईयर में। तो वहाँ पर तो हायरिंग ज़्यादा है लेकिन जो स्टाफ है, स्टाफ स्ट्रेंथ है PSUs में, वो कम हुआ है। तो टॉप 15 लिस्टेड PSUs हैं, उसमें से जो 12 PSUs हैं उसमें एम्प्लॉय की जो स्ट्रेंथ है वो डिप कर गई है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि ये ट्रेंड जो है वो सारे सेक्टर में देखने को मिला था, इंक्लूडिंग बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी एंड मिनरल। सिर्फ SBI लाइफ इंश्योरेंस और IRCTC है जिसमें एक्सपेंशन देखने को मिला है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और LIC ने अभी तक इसका डेटा रिलीज नहीं किया है कि उसके कितने एम्प्लॉयज़ हैं और कितने इंक्रीज हुए या कितने डिक्रीज हुए।
लेकिन कल की न्यूज़ की बात करें तो जो 8 आउट ऑफ 10 प्राइवेट कंपनीज है जिनका अगर हम टॉप 10 प्राइवेट कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो उन्होंने 3 लाख जॉब्स ऐड किए हैं इन 2021-2022 में, तो ये इसमें लिखा हुआ है। फिर इस न्यूज़ में बाकी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे फिर कितने एम्प्लॉयज़ का इंक्रीज़ हुआ है पर कंपनी के हिसाब से दिया गया है। बस इसमें यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो एसबीआई में मर्जर हुआ था 5 एसोसिएट बैंक्स का, इसकी वजह से 2017-18 में 71,000 जो है इसमें एम्प्लॉयज़ का इंक्रीमेंट हो गया था। बाकी इस न्यूज़ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना जितना था इम्पोर्टेंट इसमें हमने डिस्कस कर लिया है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ में दिया गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा कॉलेजियम लेड किया गया है उसमें क्या किया गया कि 250 से ज़्यादा रिकमेंडेशन किए गए हैं हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट के लिए। तो इससे जो वैकेंसीज हैं 2016 से भी 2016 के लेवल से भी नीचे आ गई हैं, तो सबसे कम वैकेंसीज जो हैं 2016 के बाद से अभी देखने को मिलेंगी। तो अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की बात करें, उसके डेटा की बात करते हैं, तो अभी फिलहाल 380 वैकेंसीज हैं अगेंस्ट द सैंक्शन स्ट्रेंथ। तो अगर हाई कोर्ट के जजेस की बात करें तो 1108 जज के सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें से 380 अभी वैकेंसीज में प्रेजेंट है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो 250 रिकमेंडेशन है वो इस कॉलेजियम द्वारा कर दिया गया है, तो अब 130 जो है वो वैकेंसीज रह जाएंगी। तो अगर हम हाईएस्ट वैकेंसीज की बात करें तो हाईएस्ट वैकेंसी लेवल जो था अगस्त 2016 में 478 था। तो जस्टिस रमना है वो रिटायर होने वाले हैं अगस्त 26 को, और जो जस्टिस उदय उमेश ललित है वो चार्ज लेंगे। फिर यहाँ पे टेन्योर की बात की गई है कि किसने, तो बस यहाँ पे ये एक पॉइंट है कि जस्टिस नागरत्ना जो होंगी वो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगी 2027 में। तो ये इन लाइन है, तो कैसा इस डेवलपमेंट होता है 5 साल बाद वो हम देखेंगे। तो हम बात कर लेते हैं कलेजियम सिस्टम की। तो कलेजियम सिस्टम क्या होता है? कलेजियम सिस्टम जो है एक सिस्टम है अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जजेस का, जो कि किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द्वारा नहीं बनाया गया। इसको इवॉल्व हुआ है थ्रू जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो बहुत सारे जजमेंट दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उससे ये कलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ है। तो ये कलेजियम सिस्टम करता क्या है? अपॉइंटमेंट करता है और ट्रांसफर करता है जजेस का। तो हम बात करते हैं ये इवॉल्व कैसे हुआ। तो फर्स्ट जज केस 1981 की बात करते हैं। तो इसमें ये डिक्लेयर किया गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अगर वो कुछ रिकमेंड करते हैं तो उसको रेफ्यूज किया जा सकता है कॉगेंट रीजन, मतलब कि कोई वैलिड रीजन देके उसको रेफ्यूज किया जा सकता है। अगर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक नाम रिकमेंड किया हाई कोर्ट जज के लिए, तो एग्जीक्यूटिव इसको एनालाइज करके फिर इस पे अपने जो कॉगेंट रीजन देते हुए इस नाम को रिजेक्ट कर सकती है। तो इसमें इस रूलिंग की वजह से क्या हुआ था कि जो एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी मिल गई थी जुडिशियरी के ऊपर, और ये 12 साल तक ये चीज़ें चली थी। फिर हम देखेंगे 1993 में सेकंड जजेस केस हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कलेजियम सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया। फिर इसमें ये होल्ड किया गया कि जो कंसल्टेशन है उसका रियल मतलब है कॉन्करेंस। तो इसमें ये कहा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो उनका इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं हो सकता, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन होगा जो कि कंसल्टेशन द्वारा टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सेकंड जजेस केस में बताया गया कि जो भी अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्लस टू जजेस जो होंगे सीनियर मोस्ट जज, उनके कंसल्टेशन के बाद इसको रिकमेंड किया जाएगा। फिर उसके 5 साल बाद थर्ड जजेस केस हुआ, जिसमें प्रेसिडेंट रेफरेंस के बाद एक्सपैंड कर दिया गया कॉलेजियम को 5 मेंबर बॉडी। तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 4 जो उसमें है सीनियर मोस्ट जजेस होंगे या सीनियर मोस्ट कलीग हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कलेजियम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा लेड की जाती है और कंप्राइज करते हैं 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। तो अगर हाई कोर्ट कॉलेजियम की बात करें तो हाई कोर्ट कॉलेजियम में चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के और 4 अदर सीनियर मोस्ट जज होंगे उस कोर्ट के। तो अगर कोई नेम रिकमेंड किया जाता है हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा, तो वो गवर्नमेंट के पास पहुंचती है कब?
जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट कलेजियम उसको अप्रूवल देते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि जजेस जो है हायर जुडिशरी के, वो ओनली थ्रू कलेजियम सिस्टम अपॉइंट होते हैं, और गवर्नमेंट को सिर्फ यही, गवर्नमेंट का रोल जब नाम सजेस्ट हो जाता है उसके बाद ही गवर्नमेंट का रोल आता है। तो पहले क्या था, जो गवर्नमेंट का रोल था यहाँ पे नाम सजेस्ट करने के बाद ही वो उसको एग्जीक्यूटिव जो है वो पूरे तरीके से इसको स्ट्रक डाउन कर सकता था, एक कॉगेंट रीजन देते हुए। तो कोई भी रीजन दिया जा सकता था। फिर गवर्नमेंट का रोल कितना है कि वो आईबी द्वारा एक इंक्वायरी कंडक्ट करवाएगी कि इफ अ लॉयर इज टू बी एलिवेटेड, जो लॉयर है उसको एलिवेट करना चाहिए हाई कोर्ट पे, नहीं उसके खिलाफ कोई मामला है या फिर नहीं है, ये सब चीज़ें देखने के लिए। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो ये इसमें लिखा गया है। तो इसमें ऑब्जेक्शन भी रेज किया जा सकता है और इसको क्लैरिफिकेशन के लिए वापस भेजा जा सकता है नाम। लेकिन अगर कोलेजियम दोबारा उसी नाम को सजेस्ट कर देती तो गवर्नमेंट इज बाउंड टू पास द जब प्रपोजल, तो गवर्नमेंट जो है उस प्रपोजल को पास कर देगी अगर दोबारा उसको किया जाता है तो ये इस न्यूज़ में था। तो फिर फर्स्ट पेज पे सिर्फ इतनी ही न्यूज़ थी, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फिर सिटी पेज पर देखें तो कोई भी इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक न्यूज़ है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स के सीएम्स ने डिफरेंट प्रोमिस किए हैं, लाइक जॉब्स टू न्यू स्कीम्स। तो ये अगर आपको पढ़ना है स्टेट स्पेसिफिक तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक्सप्रेस नेटवर्क पेज में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट है, जो इंडिया ने श्रीलंका को एक एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि 16 अगस्त यानी कि आज चाइना का जो रिसर्च वेसल है यूएन वैंग 5 वो श्रीलंका के पोर्ट पर हम्बन टोटा पोर्ट पर डॉक करने वाला है, ये हमें पता है। फिर यहाँ पर क्या किया है इंडिया ने, 15 अगस्त को श्रीलंका को एक जो एयरक्राफ्ट है वो गिफ्ट में दे दिया है। तो गिफ्ट में कैसे दिया है तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इंडिया ने गिफ्ट किया है एक डोनियर मैरीटाइम रिकॉनियंस एयरक्राफ्ट। तो ये क्या होता है अभी हम इसके बारे में देखेंगे। तो इन्होंने ये गिफ्ट किया है, तो यहाँ पे किस कौन कौन थे उस मीटिंग में, तो ये जो वाइस चीफ हैं इंडियन नेवी के, वाइस एडमिरल एस.एन. घोड़मरे, और उसके बाद जो इंडियन हाई कमिश्नर थे कोलंबो के वो गोपाल बागले थे। तो ये दोनों एक मीटिंग थी या फिर एक सेरेमनी थी उसमें प्रेजेंट थे। तो वहाँ पर इन लोगों ने इसको, जो नेवी का एयरफोर्स बेस है कुंतियाके में, उसमें इन लोगों ने हैंड ओवर किया है। तो इस समय जो प्रेसिडेंट है वहाँ के रानिल विक्रम सिंघे वो भी उस सेरेमनी में प्रेजेंट थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा है कि ये एयरक्राफ्ट जो है श्रीलंका को बहुत चीज़ों में हेल्प करेगा, लाइक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा, श्रीलंका को इनेबल करेगा मल्टीपल चैलेंजेस को टैकल करने में। कौन कौन से चैलेंजेस, लाइक ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग एंड अदर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्स ऑफ क्राइम इन कोस्टल वाटर्स मोर इफेक्टिवली। अब बात करें तो श्रीलंका का जो कोस्टल जो भी बाउंड्री है वो कोस्टल एरिया है, तो ये हेलीकॉप्टर सर्विलेंस करने में हेल्प कर सकता है। तो ये सारी बाउंड्री है, तो हेलीकॉप्टर से सर्विलेंस जो करेगा वो मैरीटाइम बाउंड्री को, जो भी अगर कोई शिप यहाँ से जा रही है तो सर्विलेंस करने में इस हेलीकॉप्टर से इजी रहेगा। तो यहाँ पे करंट चैलेंजेस का हवाला देते हुए ये कहा गया कि इंडिया का जो इंडक्शन है इस एयरक्राफ्ट का वो श्रीलंका के चैलेंजेस को हेल्प करेगा। फिर ये डोनियर एयरक्राफ्ट है, इसको देने की वजह से क्या हुआ है कि जो मैरीटाइम नेबर्स हैं उनके बीच में डिफेंस और सिक्योरिटी स्फीयर्स में कोऑपरेशन बढ़ गया है, तो इसको ऐसा भी देखा जा रहा है। फिर यहाँ पे लिखा है कि जो कोस्टल सिक्योरिटी है या मैरीटाइम सिक्योरिटी है श्रीलंका की, उसको एक की पिलर की तरह दिखाया था कोलंबो सिक्योरिटी एनक्लेव में या कॉन्क्लेव में। फिर जो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है और श्रीलंका है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ बढ़ रही है। और जो गिफ्टिंग है इस डोनियर 228 का, वो इंडिया का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है इस कॉज में।
तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने इंडिया को थैंक्स कहा है कि उन्होंने ये एयरक्राफ्ट को गिफ्ट किया है। इससे क्या होगा, जो कोऑपरेशन है इंडिया और श्रीलंका के नेवी और एयरफोर्स के बीच में, वो बढ़ जाएगा। मैरीटाइम सर्विलेंस है वो भी बढ़ जाएगा। तो फिर लास्ट में ये बात की गई, जो इंडियन नेवी है उसने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है एक्सटेंसिव ट्रेनिंग टीम टू श्रीलंका नेवी और एयर फोर्सेस को। तो ये इस न्यूज़ में था। तो हम देख लेते हैं कि जो ये डोनियर एयरक्राफ्ट है वो क्या होता है। तो ये जो डोनियर 228 है वो ट्विन टर्बो ड्रॉप यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है, जो कि शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग कैटेगरी का है। यानी कि ये लैंडिंग भी छोटे रनवे पे ये लैंडिंग और टेक ऑफ आराम से कर सकता है। ये जो एयरक्राफ्ट है इस तरीके का है। फिर इसको डीएसए डोनियर और फेयरचाइल्ड डोनियर जो है इसने बनाया था। फिर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसने उसका लाइसेंस जो है मैन्युफैक्चरिंग जो लाइसेंस है उसको खरीद लिया था, ताकि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो बनाया जा सके कानपुर में। तो यहाँ पे 124 एयरक्राफ्ट लगभग बनाए गए हैं। फिर हम बात करें तो मार्च 2022 में इंडिया और श्रीलंका गवर्नमेंट के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था कि जो 2 डोनियर एयरक्राफ्ट है वो श्रीलंका नेवी को दिया जाए। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो था वो एग्रीमेंट साइन हुआ था श्रीलंका कैपिटल मार्च 28 2022 को, जब एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो गए थे श्रीलंका के जो देन प्रेसिडेंट थे गोटबाया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे उनसे मिलने। तो कुछ डोनियर के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं जो कि आप इसको पढ़ सकते हैं, लाइक क्रू मेंबर्स कितने हो सकते हैं, लेंथ क्या है, विंग स्पैन क्या है, तो इसको पढ़ सकते हैं। फिर सर्विस सीलिंग क्या है, तो ये सब है। 10 घंटे तक ये एयर में रह सकता है, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं बाद में। बात करते हैं हम रेकॉनेंस की। तो ये एक मिशन है ऑब्टेन करने के लिए इंफॉर्मेशन बाय विजुअल ऑब्जर्वेशन। विजुअल ऑब्जर्वेशन के थ्रू इसको इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना है, और या फिर अदर डिटेक्शन मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो रिसोर्सेज है एनिमी के या फिर पोटेंशियल एनिमी के उसके बारे में पता लगाया जा सके। और मेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोग्राफिक, जोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया ये बताया लगाया जा सकता है। फिर इसमें नाइट विजन कैमरे भी होते हैं, तो अगर रात में पेट्रोलिंग करना हो तो वो भी ईजी होता है। तो ये इसमें दिया हुआ है। फिर इस न्यूज़ में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। इसके अलावा इस न्यूज़ के अलावा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें था नहीं। फिर हम आगे चलते हैं एडिटोरियल पेज पे। तो एडिटोरियल पेज पे 3 इम्पॉर्टेंट जो है इसमें आर्टिकल्स है वो दिए हुए हैं। तो हम देख लेते हैं। पहला आइडियाज़ डे के बारे में। तो इसमें जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने नारी शक्ति को नेशनल प्रोग्रेस से लिंक करने की बात की गई है। फिर एस्पिरेशंस के आइडिया को जो पीएम ने वो अनवील किया है। तो इसमें ये कहा गया है कि ये कोई नॉर्मल स्पीच नहीं था, वो जो कि सिर्फ स्कीम्स और प्रोग्राम्स या प्लान्स के बारे में हो। हालांकि इसमें मेंशन किया गया था स्वच्छता अभियान से लेके आत्मनिर्भर भारत की तरफ, नल से जल से लेके जो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको उसको मेंशन किया गया था। लेकिन ये जो है वो मोर फोकस था जो इंडिया के जो 100वीं एनिवर्सरी आएगी इंडिपेंडेंस की, तो उसको कैसे देखना है। तो इसमें ये कहा गया था कि जो नारी शक्ति की जो बात कही गई है वो हर बार कही जाती है। ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी ने नारी शक्ति को बढ़ावा देने की बात की गई है। लेकिन जो इसको बोला जाता है लेकिन इस पर एक्ट बहुत कम किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पर इस स्पीच में पीएम ने ये कहा है कि ये जो नारी शक्ति है ये देश की पूंजी है, और इसके बीच में एक लिंक बनाया था जो वुमेन को राइटफुल प्लेस प्रोवाइड करना कंट्री में, और जो कंट्री का गोल है उसको अचीव करने में एक लिंक है। तो अगर इस वुमेन को हम राइटफुल पोजीशन देते हैं और नेशन को ईज करना है अगर गोल फुलफिल करने के लिए, तो इसमें लिंक बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर जो नेक्स्ट 25 ईयर्स है उसको अमृत काल कहा गया है। फिर यहाँ पे एक और जो स्पीच है उसका एक बात कही कि जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी तो ऊंचा उड़ेंगे। तो इसमें सिर्फ यही कहा गया था। तो विविधता ही मेंशन अबाउट डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी के बारे में इसमें मेंशन किया गया था, जहाँ पे एस्पिरेशनल सोसाइटी की इसमें बात की गई थी। फिर यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एक सामूहिक चेतना यानी कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, रिजॉल्व और कैपेबिलिटी की बात की गई थी उनके स्पीच में।
लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि जो सब कुछ इसमें मेंशन किया गया, लेकिन एक चीज़ मेंशन नहीं किया कि जो एक्सक्लूडेड फील करते हैं या लेफ्ट आउट फील करते हैं कलेक्टिव से, उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। जो कि हालांकि जो पीएम की पार्टी है और गवर्नमेंट है उसको ऑलरेडी डिफाइन करते हैं, लेकिन जो स्पीच दिया गया उसमें डिफाइन नहीं किया गया। तो वो ऑलरेडी एक वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है और उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि जो एम्बिशंस है नेशनल गोल्स का उसको अचीव करने में उनको हेल्प मिल सके। तो ये इस आर्टिकल में था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। फिर यहाँ पे एक आर्टिकल है डेथ बाय इनइक्वालिटी। तो जो दलित स्टूडेंट के खिलाफ राजस्थान में एक वायलेंस हुआ था जिसमें टीचर ने इतना मारा था कि उसकी मौत हो गई थी, तो इसमें इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो कास्ट वायलेंस है वो एक ग्रिम रियलिटी है यहाँ पे। तो जो लार्ज सेक्शन ऑफ कंट्री है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की, तो वो न्यूमरस रिपोर्ट में इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है वो बताता है कि हर 10 मिनट में एक एससी कम्युनिटी में जो क्राइम है वो कमिट होता है एससी कम्युनिटी के पर्सन के अगेंस्ट। तो ये बताया गया 2020 की रिपोर्ट में। फिर राजस्थान अलॉन्ग विद बिहार, यूपी एंड मध्य प्रदेश जो 2/3 ऑफ सच क्राइम्स है उसको अकाउंट करते हैं। तो और जो उसमें 40% की पॉपुलेशन है वो SC/STs की है, लेकिन जो क्राइम्स होते हैं वो 66% क्राइम्स होते हैं। तो सोचिए इसमें डिफरेंस कितना हो रहा है। तो यहाँ पे क्राइम के रेट कुछ ज़्यादा है। फिर जो क्राइम हम बात करें रजिस्टर केसेस जो राजस्थान में रजिस्टर हुए थे अगेंस्ट जो SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के अंडर, तो वो 6000 थे 2018 में और अब हो चुके हैं 8500। और उसके अलावा कन्विक्शन रेट जो था वो 11% था 2016 में और अब हो गया 8% 2020 में। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, ये इसमें बताया गया इस आर्टिकल में कि ये कुछ डेटा है जो कि हम अपने आर्टिकल भी अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि स्विफ्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि जो ऑपरेशन है जो यूथ का, या फिर अगर हम बात करें SC/ST में जो यूथ है अगर उनके ऑपरेशन को हेल्प करना है या फिर ऑपरेशन से उनको निकालना है तो उसको हम इसमें स्विफ्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। और अर्जेंट इम्परेटिव नेशन बिल्ड करने के लिए इस चीज़ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है सोसाइटीज़ में उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ये इस आर्टिकल में था। फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं विकसित भारत, जो कि सी राधा मोहन द्वारा लिखा गया है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उस पर क्या करने की ज़रूरत है कि अगर 2047 तक हमें एक डेवलप्ड नेशन बनना है या फिर हमें अपने गोल को अचीव करना है। तो इसमें ये कहा गया कि जो न्यू एम्बिशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा, तो इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री या विकसित भारत बनाने की बाय 2047, तो उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंजेस की डिमांड की गई है और पॉलिसी ट्रेडिशन की बात की, जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी चेंजेस की बात की गई है। और इसमें ये कहा गया कि अगर इसको अचीव करना है तो एक ग्रेटर पर्पस और स्पीड के साथ करना पड़ेगा। तो हम बात करें अगर हम डिप्लोमेटिक डिस्कोर्स की, तो वो अभी भी उसी फ्रेमवर्क में है जो इंडिया 75 ईयर्स पहले थी, उसी फ्रेमवर्क का यूज़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो कि वीक और जो इंडिया थे वहाँ उस टाइम वीक और वल्नरेबल था, लेकिन आज वो इंडिया वीक और वल्नरेबल नहीं है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है, ये ऐसा कहा गया है। फिर हम बात करें तो इंडिया जो है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, लेकिन इसको एक डेवलप्ड नेशन बन जाना ये नेसेसरी नहीं है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो तो वो डेवलप्ड नेशन बन जाए। तो इसमें क्या करने की ज़रूरत है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने की ज़रूरत है। फिर इंटरनल यूनिटी जो है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है उसको बनाने की ज़रूरत है, और जो साइंस एंड टेक है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसमें फॉरेन पॉलिसी टास्क जो है वो बताया गया है कि विकसित भारत को करने के लिए। तो इसमें ये कहा गया है कि जो फर्स्ट नीड है हमारा, तो रेसिडुअल लेगेसीज ऑफ पार्टीशन, इसको ओवरकम करना है। तो पार्टीशन के ओवरकम में क्या था, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया। तो इंडिया क्या है कि अभी जैसे कि चाइना जो पाकिस्तान है वो प्रोडक्टिव रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो जो भी डेंजर्स आ रहे हैं वेस्ट फ्रंटियर की तरफ से उसको हम टैकल कर सकते हैं बस अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन जो दिल्ली है वो बांग्लादेश के साथ उसको रिलेशनशिप बनाना चाहिए। बांग्लादेश के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट है इंडिया का, तो इसको इसको सही करने की ज़रूरत है। फिर हम बात करते हैं अगर नेक्स्ट की,
तो अगर हम लास्ट फ्यू ईयर्स में देखें तो कनेक्टिविटी, ट्रेड टाइज, सिक्योरिटी पार्टनरशिप नेबर्स के साथ वो बढ़े हैं, लेकिन उसको एक सस्टेन पुश चाहिए कमिंग ईयर्स में। फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि हमको रीजनल और ट्रांस रीजनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथ उसकी डबल करने की ज़रूरत है, ये यहाँ पे कहा गया है। तो इंडिया को ये भी कहा गया है कि अगर आपको थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है तो सिर्फ इमीडिएट नेबर्स को छोड़ के एक्टिवली इंगेज किया जाए, मोर इफेक्टिवली इंगेज किया जाए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओशियनिया, जहाँ पे दिल्ली के फुटप्रिंट अभी भी लाइट है, मतलब कि वहाँ पे दिल्ली के जो फुटप्रिंट है या कि दिल्ली की प्रेजेंस है वो भी बहुत कम है, डिस्पाइट बहुत अभी रिसेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन उसके जो एफर्ट्स हैं वो बहुत कम है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो चाइना के साथ जो ग्रोइंग पावर है चाइना का, उसके साथ कोप अप करना है, क्योंकि बीजिंग जो है वो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा है इंडिया के पार्टीशन का। क्योंकि अगर इंडिया पार्टीशन हुआ तो जब अभी जो उसकी स्ट्रेटजी देखा जाए तो इंडिया को जो एक तरीके से इनसर्किल करने की, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, तो यहाँ पे बांग्लादेश पोर्ट पे बना रहा है, फिर जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ पे बन रहा है, जो पोर्ट है उसको डेवलप किया जा रहा है चाइना द्वारा। और तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखें तो उस टाइम की बात है, तो 1949 में चाइना ने वॉर के बाद उसको यूनाइट कर लिया था अपने कंट्री को, लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया जो था वो उसने ये चूज़ किया कि वो डिवाइडेड रहेगा 1947 में। फिर हम बात करते हैं तो इंडिया के जो रिलेशनशिप थे चाइना के साथ, उसमें सबसे पहला झटका लगा था 1962 में जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था। फिर अब जो सेकंड जो उसका कॉन्फ्रेंस है वो नाइटमेयर है यूनिपोलर एशिया का, जिसमें चाइना जो है वो एशिया में एक मेजर पावर बन जाएगा या फिर असर्टिव जो नेशन है वो बन रहा है, क्योंकि इसकी जो डेप्थ ट्रैप पॉलिसी है वो काम करती जा रही है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी भी ये कहा गया है कि अगर अभी भी चाइना चाहे तो किसी भी डिस्प्यूटेड इंडियन चाइना बॉर्डर पे वो टेम्परेचर रेज कर सकता है, यानी कि जो वहाँ पे जो वॉर की सिचुएशन है उसको बढ़ा सकता है, जैसा कि उसने 2013, 2014, 2017 और 2020 में किया हुआ था। तो चाइना कभी भी चाहे तो वहाँ पे वॉर की सिचुएशन ला सकता है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में भी। तो ऐसा कितना असर्टिव होता जाएगा चाइना फ्यूचर में, ये भी सोचने वाली बात है। फिर इंडिया को जो ओल्ड जो आइडियाज़ है नॉन अलाइनमेंट का और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, इससे बाहर निकलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कोई, जो ये है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया की कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि सारी कंट्रीज़ की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है। तो इंडिया को इससे निकल के जो नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जो इंडिया बढ़ रहा है उसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो इंडिया नॉन अलाइनमेंट की तरफ था, फिर नॉन अलाइनमेंट के बाद अब धीरे धीरे इंगेज करने लगा है। तो अब बहुत सारे एक्सपर्ट इसको मल्टी अलाइनमेंट बोलते हैं। तो मल्टी अलाइनमेंट की तरफ इंडिया बढ़ रहा है, लेकिन इसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे लिखा है कि ऑटोनॉमी सीख करने की जगह हमें अदर पावर्स के साथ ज्वाइन करना चाहिए, ताकि बैलेंस ऑफ पावर बन जाए सिस्टम ऑफ वर्ल्ड में। उसके बाद लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो है एक ग्रुप बना लेना, ये भी कहा गया है इसमें। तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड डेवलप्ड सोसाइटी कैन जस्ट बी अबाउट अ जियो पॉलिटिक्स एंड बैलेंस ऑफ पावर। तो ये सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ बैलेंस जियो पॉलिटिक्स के लिए है, बैलेंस ऑफ पावर क्या है। इट कैन ऑल्सो बी अबाउट ग्लोबल लीडरशिप, जो विश्व गुरु की इमेज है उसको शेप करने के लिए भी काम आएगी। फिर अनफोल्डिंग टेक्नोलॉजी और रिवॉल्यूशन की बात करें, इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करें, चैलेंजेस, क्लाइमेटिक चेंज के चैलेंजेस और पैंडेमिक्स की बात करें, तो इसमें हेल्प करने में जो है इंडिया आगे आ सकता है। फिर इंडिया की जो हम बात करें, जो इंडिया की जो इनोसेंट इंटरनेशनलिज्म थी उसको हिमालयाज में देखने को मिला जब जब चाइना ने अस्काई चीन वाला एरिया कैप्चर कर लिया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये कहा गया कि जो 2047 में जब इंडिया का जो 100th जो इंडिपेंडेंस डे होगा, उसमें यूएन के साथ, G20 के साथ, WTO के साथ एक मल्टीलैटरलिज्म कंबाइन करने की ज़रूरत है, सेंसिटिविटी बनाने की ज़रूरत है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, लाइक माइंडेड नेशंस के साथ उसको कोएलिशन करने की ज़रूरत है, ताकि इंडिया एक वर्ल्ड पावर बन जाए और एक डेवलप्ड नेशन की तरह भी उसे देखा जाए। तो ये इस न्यूज़ में था, इससे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आइडियाज़ पेज की बात करें तो यहाँ पे जो इंक्लूसिविटी है और सोशल जस्टिस है उसको इंश्योर करने की ज़रूरत है, ताकि जो इंडिया का जो नेशन का मार्च है 2047 में वो अचीव हो सके। तो इसमें ये कहा गया कि ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेटिक चेंज, इनइक्वालिटी का लेवल, फ्लक्चुएशंस इन जियोपॉलिटिक ब्लॉक्स, तो इंडिया के जो
सिचुएशन है इंडियन यूनियन का, उसको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे जो फ्रीक्वेंट जो डिफेक्शंस होते हैं ये सब स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ताकि इंडिया को अचीव करने में हेल्प मिले जो उसकी 2047 का एम है। फिर कुछ केरला के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, तो उसमें देख सकते हैं कि लो फीस से जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल ड्रीम ऑफ यंग यंग चाइल्ड है वो एक्सेसिबल हो चुका है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है कि जो वुमेन है, जो रिसेंट लेबर इनकम की बात किया जाए कंट्री में टुडे, तो सिर्फ 18% जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं वुमेन। तो उनको लैक ऑफ एक्सेस है, सिस्टमेटिक जो जो सिस्टम का प्रेजुडिस है अबाउट स्किल लेवल्स, अनअकाउंटमेंट फैमिली ड्यूटीज़, और जो स्पॉटलाइट है वो वुमेन से हटा लेना, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि अभी प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे फ्रीडम को कहा गया है कि जो फ्रीडम है बाय इट्स वेरी नेचर सबको एक चॉइस प्रोवाइड करता है, लाइक चॉइस टू किसी रिलीजन की तरफ इंटेंड होना, फिर उस रिलीजन को प्रैक्टिस करना जिससे वो कनेक्ट होते हैं। तो ट्रू सेंस ऑफ फ्रीडम की बात करें तो ये इसका ये भी मतलब होता है कि जो राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, उसको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके बाद इरिस्पेक्टिव ऑफ आइडेंटिटीज, स्पेशली माइनॉरिटी आइडेंटिटीज। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि 2047 में भी एलजीबीटी कम्युनिटी, जो वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसको भी एक लाइफ प्रोवाइड होगी और वो भी डिग्निटी के साथ इस कंट्री में रह सकेगा। फिर यहाँ पे करेक्शन रिक्वायर्ड है अपकमिंग जनरेशन द्वारा, सॉरी इसमें एक करेक्शन रिक्वायर्ड है, ताकि जो अपकमिंग जनरेशन है वो फ्री और प्रॉस्पेरस सोसाइटी देख सके। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, इक्वालिटी प्रोवाइड करना, ये सब करेक्शन चाहिए। और जो लॉ का जो जस्टिस है, जस्टिस डिलीवरी है, उसको भी एम्पावर करना, ताकि जो जितने भी ग्रीवियंसेस है उसको एड्रेस हो सके। फिर यहाँ पे एक कोट दिया गया है कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। तो ये कोट दिया गया है, तो ऑथर ने इसमें अपना कोट कहा है कि जो मेरा मानना है कि जो फ्यूचर है वो होपफुल द्वारा रिटर्न होता है। तो इसको हम अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, और वी कैन यूज़ द कोट ऑल्सो लाइक फ्यूचर इज रिटन बाय होपफुल्स। तो लास्ट में ऑथर ने ये कहा है कि जो यहाँ पे 2047 में कोई भी पॉवर्टी में या फिर स्लेवरी में नहीं होना चाहिए। तो कोई भी कास्ट, और इंडिया में जो कास्ट के नाम पे कोई भी ऑपरेस नहीं होगा। वेल्थ, एजुकेशन के बारे में बात के, हैप्पीनेस होगा और इक्वलिटी होगी इस कंट्री में। तो ये कुछ जो इनके विज़न है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आइडियाज़ पेज में। फिर वर्ल्ड न्यूज़ पे देखें तो यहाँ पे चाइना जो है वो और मिलिट्री डील्स कर रहा है। जब जब से यूएस लॉ मेकर्स के विजिट हुई है, तो एक वॉर का प्रिपरेशन हो रहा है। यहाँ पे एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो जो चाइना है वो वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई थी। फिर नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद यूएस लॉ मेकर्स का विजिट हुआ है। फिर वहाँ पे जो ताइवान स्ट्रेट है वहाँ से जो है जो वेपन्स की डिलीवरी है वो होने वाली है कुछ दिनों में। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे जो चाइना को ये है परेशान कर रही हैं। और चाइना जो है ताइवान को एक इंटीग्रल पार्ट मानता है चाइना का। तो ये कहता है कि जो भी कंट्रीज़ हैं वो वन चाइना पॉलिसी फॉलो करें। लेकिन यहाँ पे जो स्टैंड शो किया जा रहा है उससे ये पता चल रहा है कि जो वन चाइना पॉलिसी उसको फॉलो नहीं की जा रही। तो इसको लेके चाइना जो है वो थोड़ा सा परेशान है। लेट्स सी हाउ दिस डेवलप्स। तो हम देखते हैं कि यूएस में जो है अफगान को सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए बिल लाया जा रहा है। तो अगर ये बिल पास हो जाएगा तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लेते हैं अगर बिल पास होगा तो जो अफगानिस्तान से जो रेफ्यूजीज़ आए थे आफ्टर जो तालिबान का कैप्चर था, तो उसको लीगल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर वो एडिशनल बैकग्राउंड चेक करवाते हैं। तो असाइलम की जगह उनको जो है सिटीजनशिप भी प्रोवाइड की जा सकती है। फिर यहाँ पे जो वीज़ा है, जो भी जिन लोगों ने भी यूएस फोर्सेस के साथ अफगानिस्तान में फाइटिंग की है या फिर वॉर लड़ी है, तो उनको स्पेशल जो वीज़ा है उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये बस इसमें न्यूज़ था, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम बात करते हैं एक्सप्लेन पेज पे। तो एक्सप्लेन पेज पे दो इंपॉर्टेंट है। अटैक्स की बात करते हैं, जो इंडिया मेड जो आर्टिलरी गन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इसका जो फुल फॉर्म है एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। तो आर्टिलरी गन सिस्टम होता क्या है ये देख लेते हैं।
तो आर्टिलरी गन जो होता है लार्ज कैलिबर गन होता है जो कि मॉडर्न वॉरफेयर में यूज़ किया जाता है। तो अब आर्टिलरी गन होती कितने टाइप की है, तो फील्ड आर्टिलरी जिसके बारे में न्यूज़ दिया गया है, हॉविट्जर या फिर टोड आर्टिलरी बोलते हैं, फिर मोटार्स आर्टिलरी और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। तो हम देखें तो अगर होविट्जर की बात करते हैं तो ये हॉव से आता है जिसका मतलब है हीप और मास। तो मास एनिमीज के खिलाफ जो यूज़ करना है उसके लिए इसका नाम दिया गया है। फिर इसमें आप इमेज देख सकते हैं, फिर मैंने मोटार्स आर्टिलरी क्या होते हैं इसके बारे में भी नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी क्या होता है तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ प्रोपेल्ड K9 वज्र जो है सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। फिर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स ये सब दिया हुआ है, तो इसमें आप पूरा चेकआउट कर सकते हैं। ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और आर्टिलरी गन के बारे में पता चल गया कि जो लार्ज कैलिबर गन्स होती हैं मॉडर्न वॉरफेयर के लिए ऑन लैंड पे यूज़ करने के लिए होता है। फिर फील्ड आर्टिलरी जो कि इस न्यूज़ में दिया गया है, जो कि टोड आर्टिलरी जिसका फुल फॉर्म भी दिया गया था। फिर फील्ड आर्टिलरी गन जो है स्मॉलर गन्स होती हैं और इनको ईजिली मूव किया जा सकता है फील्ड आर्मी द्वारा, और चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से इसकी पोजीशन भी चेंज की जा सकती है। तो अगर हम बात करते हैं होविट्जर की तो शॉर्ट बैरल लेंथ होती है और स्मॉल प्रोपेलेंट चार्जेस, तो हाई ट्रेजेक्टरीज पे प्रोजेक्टाइल करने के लिए ये काम आता है। ऐसे अगर ये गन है और यहाँ से हाई ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल कर यहाँ पे हिट करना है तो ये काम आएगा। तो फिर हम बात करते हैं एडवांस टोड आर्टिलरी गन। तो जैसा हमने डिस्कस किया था होविट्जर को ही टोड आर्टिलरी कहते हैं। तो एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ये होता है अटैक्स। तो इसको जो है इंडिया के जो 21 गन 21 तोपों की सलामी होती है उसमें इसको पार्ट बनाया गया था। फिर इसमें ये दिया गया कि जो मेड इन इंडिया गन है इसको 21 तोपों की सलामी के लिए यूज़ किया गया था इस बार। तो और ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक है ये बताया गया है। तो ट्रेडिशन क्या है सैल्यूट का, जब भी नेशनल एंथम प्ले किया जाता है तो जो मिलिट्री बैंड जो है जब भी नेशनल एंथम प्ले करती है आफ्टर अनफर्लिंग ऑफ फ्लैग या झंडा फहराने के बाद, तो रेड फोर्ट पे जो 21 तोपों की सलामी होती है उसको सेरेमोनियल बैटरी के द्वारा फायर किया जाता है और एक आर्टिलरी रेजिमेंट होती है आर्मी की उसके वो फायर करती है। तो ये गन सैल्यूट का ट्रेडिशन कब आया, कहाँ से आया, तो पोर्ट्स पे अगर देखें जो अगर कोई भी शिप आती है तो उसके स्वागत के लिए एक डिफरेंट वे में जो गन्स है उसको फायर किया जाता है। तो इसमें ये सिग्नल करता है कि कोई भी हॉस्टाइल इंटेंशन नहीं है इस गन फायर का, तो आप आराम से आ सकते हैं, ये वेलकम साइन है। तो ये कब किया जाता था, जब क्राउन रॉयल्स आते थे, मिलिट्री कमांडर्स आते थे और हेड्स ऑफ स्टेट्स आते थे। तो इनके गन सैल्यूट्स कौन कौन से थे, 101, 31, 21। तो इंडिया ने 21 वाला अडॉप्ट किया है। तो हम बात करते हैं तो गन सैल्यूट्स जो है इंडिया में रिपब्लिक डे के दिन फायर होते हैं, इंडिपेंडेंस डे के दिन फायर होते हैं, प्रेसिडेंट के जो सेरेमनी होती है उसमें फायर होते हैं, और कुछ अदर ओकेजन्स हैं जिस पे ये फायर होते हैं। फिर डीआरडीओ का जो अटक्स प्रोजेक्ट है, तो ये 2 अटक्स जो आर्टिलरी गन है उसने ज्वाइन किया है 25 पाउंडर्स के साथ इंडियन आर्मी को। फिर अगर हम बात करें तो 155 बाई 52 कैलिबर की ये गन है। फिर ये पुणे बेस्ड जो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है ARD उसकी नोडल एजेंसी है DRDO की। फिर इसमें जो था पार्टनर कौन कौन था, तो DRDO जो है 2013 में ओल्डर गन्स को 155 mm आर्टिलरी गन से रिप्लेस करने की जो ऑर्डर लिया था उस पर काम कर रहा था 2013 से। तो जो IRD है, इंस्ट्रूमेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट व्हीकल रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट VRD प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट PXE सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशन डील, तो ये सब इसके साथ कोलैबोरेट कर रहे थे। तो ARD जो है भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम है उसके द्वारा भी कोलैबोरेट किया गया था इस गन को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो 2016 में जो प्रूफ फायरिंग है वो अतक्स का किया गया था बालासोर में, और 2017 में जो है 48 किलोमीटर रेंज अचीव किया गया था पोखरन फायरिंग रेंज में। तो इसमें यह लिखा गया है कि सिस्टम जो है वेरियस लेवल ऑफ ट्रायल्स के थ्रू जा चुका है, और 2020 में इसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी तो उसको करेक्ट भी कर दिया गया इन्वेस्टिगेट करके DRDO द्वारा। तो अभी इसका कंडीशन क्या है, तो ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इसके अंडर है, फाइनल स्टेज जो है उसके इंस्पेक्शन में है।
तो ये आर्मी इसके पहले ऑर्डर प्लेस करे तो इस पे फाइनल इंस्पेक्शन होगा डीजीक्यूए द्वारा। तो डीजीक्यूए क्या है, तो नोडल एजेंसी है जो क्वालिटी एश्योरेंस करती है सारे आर्म्स और एम्यूनिशंस की। फिर हम बात करें तो फीचर क्या है इसका, तो बैरल है, ब्रीच मैकेनिज्म है, मजल ब्रेक है, रिकॉयल मैकेनिज्म, तो कुछ मैकेनिज्म के बारे में बात की गई है। 155 mm कैलिबर है इसका, लॉन्गर रेंज है, एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, तो ये सब बात की गई है। तो इसको लॉन्गर पीरियड के लिए ऑपरेट किया जा सकता है। तो एडवांस फीचर है लाइक हाई मोबिलिटी, इसको एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से मूव किया जा सकता है। क्विक डिप्लॉयबिलिटी, इसको डिप्लॉय करना होता है आराम से डिप्लॉय किया जा सकता है। फिर पावर मोड है इसके पास, ऑक्सिलरी लाइक खुद का पावर सोर्स है। फिर एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है, ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, और नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी भी है इसका डायरेक्ट फायर मोड में। तो ये सब इसमें बताया गया है। तो अगर हम बात करें तो डीआरडीओ के ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि ये जो टारगेट अचीव किया है वो एटलीस्ट 20% ज़्यादा है, जो नॉर्मल कंटेम्पोरेरी गन्स यूज़ होते हैं उससे 20% ज़्यादा है। तो इस न्यूज़ में ये था, और क्या क्या आर्टिलरी है सब हमने देख लिया है। तो ये मैं अपलोड कर दूंगा ये नोट्स, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। फिर पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में बात करते हैं। तो इसको भी 50 साल हो गए, इंडिपेंडेंस डे जो हमारा 75th मनाया गया था, तो जो पिन को अडॉप्ट किया गया था 1972 में अगस्त 15 को, उसको भी 50 साल हो गए हैं। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो पिन का फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था कंट्री में 15 अगस्त 1972 को। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो 23,344 पोस्ट ऑफिस थे अर्बन एरियाज़ में, और ये बढ़ते जा रहे थे कंट्री के पॉपुलेशन के साथ, ये बढ़ते जा रहे थे। तो इसको चेंज करना जरूरी था और एक ऐसा सिस्टम लाना जरूरी था जिससे हम पोस्ट ऑफिस को ईजिली जो है आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसको बनाया किसने था, तो श्रीराम विकाजी वेलंकर, इन्होंने बनाया था। तो इनके बारे में भी देखेंगे। तो पिन वर्क कैसे करता है, तो पिन कोड क्या होता है, 6 डिजिट्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जयपुर की, तो 30, 20, 25 हो गया। तो ये जो पहला है ये जो है पोस्टल रीजन को डिक्लेयर करता है। तो नॉर्थ, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, तो ये जो है पहला जो है डिजिट रीजन को वो डिपिक्ट करता है। अगर इसी जगह यहाँ पे 9 लिखा हो तो ये आर्मी पोस्टल सर्विस के बारे में बात करता है। फिर सेकंड नंबर जो है सब रीजन की बात करता है। तो जो वेस्ट एरिया है या फिर ईस्टर्न एरिया है तो उसमें सब रीजन कौन सा है। फिर थर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट को सॉर्ट करता है, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में बताता है। और रिमेनिंग जो नंबर है वो लोकेशन स्पेसिफिक पोस्ट ऑफिस की बताते हैं। तो ये इसका बाइफर्केशन होता है। फिर अगर हम बात करें मैन बिहाइंड द इनिशिएटिव की, तो हमने बात की श्रीराम भिकाजी वेलंकर। ये एडिशनल सेक्रेटरी थे उस टाइम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, और पोस्ट और टेलीग्राफ बोर्ड के ये जो है सीनियर मेंबर भी थे। तो इनको संस्कृत पोएट, ये संस्कृत पोएट थे, और इनको प्रेसिडेंट्स अवार्ड भी मिला है 1996 में, 3 साल पहले इनकी मौत के। तो 1999 में इनकी डेथ हुई थी, तो उसके 3 साल पहले इनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था संस्कृत में। तो इन्होंने कम से कम 105 बुक भी लिखे हैं, और संस्कृत में 105 बुक्स और प्ले लिखे हैं, जिसमें से विलोम काव्य ये इनकी सबसे लिटरेरी मास्टरपीस कही जाती है। क्योंकि इसमें अगर हम आगे से पढ़ें तो ये लॉर्ड राम के प्रेज में ये वर्स लगेगा, और अगर हम इसको पीछे से पढ़ते हैं तो लॉर्ड कृष्ण के जो प्रेज में है ये वर्स लगता है। तो ये इसमें कहा गया है। तो बस इस न्यूज़ में इतना ही था। फिर अगर हम बात करें तो ग्लोबल कैसे अडॉप्ट किया गया, तो 1963 में इंडिया में अडॉप्ट होने से 9 साल पहले तो यूएस में 1 जुलाई को जोन इम्प्रूवमेंट प्लान या फिर जोन इम्प्रूवमेंट प्लान कोड, जिप कोड को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसमें 17 सॉर्टिंग स्टॉप थे। अगर अर्लियर बात की जाए तो उसको और नैरो डाउन करके ईजी बनाना था। फिर यूके में मिड 1960s में किया गया था, और जापान में 1968। तो हमारे 3-4 साल पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये इसमें पिन के बारे में कुछ जो थी जानकारी थी। तो हमको ये याद रखना है कि जो 15 अगस्त 1972 को जो पिन कोड को लाया गया था। फिर हम बात करते हैं तो श्रीराम विकाजी वेलंकर जो थे उस समय के कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में एक सेक्रेटरी थे और सीनियर मेंबर थे पोस्टल और टेलीग्राफ बोर्ड में, ये याद रखने की जरूरत है। फिर यहाँ पे विलोम काव्य उनकी जो लिटरेरी मास्टरपीस में, जिसमें आगे से पढ़ने में लॉर्ड राम का प्रेज होता है और पीछे से पढ़ने में ऐसा लगता है कि जो लॉर्ड कृष्ण के बारे में प्रेज किया जा रहा है। तो ये इसमें लिखा हुआ है। फिर इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमी पेज पे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि है डिजी यात्रा। डिजी यात्रा का जो बीटा वर्जन है, यानी कि एक फेज़ में है जो कि टेस्टिंग फेज़ में, उसको रोल आउट कर दिया है, जो कि कॉन्टैक्टलेस चेक इन प्रोवाइड करेगा एयरपोर्ट पे। तो ये वर्क कैसे करता है इसको देख लेते हैं।
तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड है डायल, उसने एक सेंटर पेपरलेस पैसेंजर प्रोसेसिंग इनिशिएटिव डिजी यात्रा को रोल आउट कर दिया है। और इसको ये वर्क कैसे करता है, तो हमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये क्या करता है, फेशियल रिकॉग्निशन फीचर को यूज़ करता है ताकि आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश किया जा सके और एक कॉन्टेक्टलेस प्रोसेसिंग बनाया जा सके। तो इसमें ये होगा कि जो यूज़र्स है, जो ये सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर लेगी फेशियल रिकॉग्निशन के बेस पे सारे चेक पॉइंट पे, इंक्लूडिंग एंट्री इनटू द एयरपोर्ट एंड सिक्योरिटी चेक एरियाज, एयरक्राफ्ट बोर्डिंग, सब जगह ये इसको अप्लाई किया जाएगा। तो अभी ये पायलट स्टेज में, बीटा स्टेज में, तो इसको कुछ कुछ जगह जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसमें क्या होगा, पीपल यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो डिजी यात्रा जो ऐप है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर यूज़र को उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा, आधार क्रेडेंशियल डालना पड़ेगा, फिर एक सेल्फी लेके आधार कार्ड के साथ उसको डालना पड़ेगा। उसके बाद एक कोविन सर्टिफिकेट है उसको ऐड करना है। तो जब ये हो जाएगा तो वो यूज़र रजिस्टर हो जाएगा। फिर रजिस्टर होने के बाद यूज़र जब एयरपोर्ट पे जाएगा तो उसको बोर्डिंग पास है, एक क्यूआर कोड या फिर बार कोड के द्वारा उसको स्कैन करवाना होगा। उसके बाद क्रेडेंशियल जो होगा उसको मैच किया जाएगा। तो एंट्री के लिए एयरपोर्ट पैसेंजर में वो जो सिस्टम है, उसमें जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, उससे चेहरे को स्कैन किया जाएगा और फिर उसके बाद अलाउ किया जाएगा ई गेट के थ्रू, जब फेशियल रिकॉग्निशन सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर यहाँ पे और कुछ नहीं है। फिर डिजिटल यात्रा को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो जो कमिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, और जो कंपनी है वो डिजी यात्रा फाउंडेशन है, जिसमें अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो उसका 26% स्टेक्स है, और बेंगलुरु एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट और कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का टोटल 74% इसमें स्टेक्स है। तो बस इसमें यही लिखा गया था। फिर कौन कौन से एयरपोर्ट्स अभी रिसेंट में होंगे, तो अभी बनारस में और बेंगलुरु में ये रोल आउट किया जाएगा। फिर उसके बाद 5 एयरपोर्ट्स पे कमिंग जो मार्च है, बाई मार्च नेक्स्ट ईयर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इस महीने वाराणसी और बेंगलुरु में हो जाएगा, और जो बाई नेक्स्ट मार्च ईयर है पुणे, विजयवाड़ा, कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद में इसको इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। तो ये इस डिजी यात्रा के बारे में था। तो बाकी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी हमने आज के डिस्कस कर लिया। तो आज के न्यूज़पेपर में सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। तो जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको हमने हॉलिस्टिकली डिस्कस कर लिया। जो भी नोट्स हैं मैंने ऑलरेडी इसको बना लिया, तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पेशेंट एंड हैव अ नाइस डे।